हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हमारा देश आज कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अब येलो फंगस भी लोगों की मौत का सबब और मुसीबत बनता जा रहा है। कोरोना की पहली लहर ने जितनी तबाही नहीं मचाई थी, दूसरी लहर ने तबाही और मौतों के सारे आंकड़े, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, जो दूसरी लहर से भी ज़्यादा भयावह होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि हमारी हुकूमत कोरोना की पहली लहर से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, लेकिन इससे बचाव के लिए उसने कोई व्यवस्था, कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किए। जैसे जैसे पहली लहर शांत हुई तो दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया। सवाल फिर वही, हमारी हुकूमत ने पहली लहर से क्यों सबक नहीं सीखा और दूसरी लहर ने देश में तिरतराही मचा दी। अब तीसरी लहर का इंतज़ार कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का अभी भी कोई अता पता नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकारों के जरिए कोरोना को लेकर किए जा रहे इंतज़ाम और व्यवस्थाओं को हमारे पत्रकार मित्र सचिन शर्मा ने एक कहानी के माध्यम से आईना दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आप भी सुनिए हमारे पत्रकार मित्र सचिन शर्मा की ये आईना दिखाने वाली कहानी। राजा अपने महल में बैठा राज्य विस्तार के सुनहरे सपनों में खोया हुआ था। अचानक शोर से उसकी नींद टूट गई। सैनिकों ने बताया कि महाराजा प्रजा तिरहिमाम कर रही है। राज्य में भयानक महामारी ने पैर पसार लिए हैं। इलाज नहीं मिल पाने से प्रजा कीड़े मकोड़ों की तरह मर रही है। ये सुनते ही राजा चिंता में पड़ गया। राजा ने पूरे राज्य में अपनी छवि एक संवेदनशील प्रजापालक की बना रखी थी। उसने सोचा कहीं उसकी छवि धूमिल ना हो जाए, सो अपने सभी विभागों को तत्काल महामारी से निपटने के आदेश उसने दे दिए। महामारी ना फैले, इसके लिए पूरे राज्य को बंद करवा दिया गया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में जाकर गहरी नींद में और सपनों में खो गया। ऐसा नहीं कि राजा को प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो अपने तंत्र के जरिए प्रजा का हालचाल लेता रहता था। तंत्र में मौजूद अधिकारी राजा को बताते रहते थे कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। राजा भी निश्चिंत होता जा रहा था। जनता की बेहतरी के लिए महल में योजनाएं बन रही थीं। राहत भरी घोषणाएं भी समय समय पर लगातार हो रही थीं और योजना बनाई जा रही थी कि किस तरह से इस महामारी से निपटा जा सके और राजा की छवि बनी रहे, बेहतर बनी रह सके। एक दिन राजा अपने साउंड प्रूफ महल की खिड़की खोलता है और बाहर झांकता है तो चौंक पड़ता है। बाहर के हालात उसकी टेबल पर पड़े राज्य के सुधरते हालातों के आंकड़ों से बिल्कुल जुदा थे। उसे प्रजा में मचे हाहाकार और रुदन की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। राजा सोच में पड़ गया। प्रजा के लिए कुछ करना भी ज़रूरी था। राजा ने आपातकालीन बैठक बुलाई। राजा के मंत्री, दरबारियों के अलावा राज्य में फैले गुप्तचरों को भी इस बैठक में बुलाया गया। राजा ने गुप्तचरों से पूछा, आखिर राज्य में चल क्या रहा है? मुझे इस राज्य की हालात की सही सही जानकारी और सही सही स्थिति बताई जाए। एक गुप्तचर उठकर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हालात वो नहीं हैं जो आपकी अलमारियों में भरे हैं और टेबल पर पड़े हैं। सही बात तो यह है कि प्रजा में बहुत नाराजगी है। प्रजा हमारी आंकड़ों की बाजीगरी को समझ रही है, मगर वो अस्पताल, दवा, इलाज, रोजी रोटी और घर बनाने में इतनी उलझी है कि खुलकर कुछ बोल नहीं पा रही है। अब राजा ने फिर पूछा, तो हमारे मंत्री और दरबारी तो प्रजा के बीच जा ही रहे हैं, तो प्रजा अपने दुख दर्द उन्हें क्यों नहीं बता रही है? इस पर गुप्तचर बोला, महाराज, सारे विवाद तो वहीं से उपज रहे हैं। प्रजा का कहना है कि आपके प्रतिनिधियों को
आपके प्रतिनिधियों का तो वो मुखड़ा ही भूल चुके हैं। मुसीबत के वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा और जो मैदान में मोर्चा संभाले दिख रहे हैं वे असल में ख़ास मकसद से घूम रहे हैं। कोई नगर के व्यापारियों से घर के लिए मुफ्त किराना मांग रहा है, किसी को घी का डिब्बा चाहिए, किसी को अपने रिश्ते नातेदारों के लिए इलाज में सुविधा और प्राथमिकता चाहिए, तो कोई पर्दे के पीछे से जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी में लगाए। हकीकत सुनकर राजा की पेशानी पर बल पड़ गए। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके मंत्री दरबारी ही उसके सलाहकार थे और उन पर ही सीधे सीधे घोटाले के आरोप लग रहे थे, तो उनसे सलाह लेने के लिए तो कोई मायने नहीं थे, उनसे सलाह लेने का कोई मतलब भी नहीं था। तभी राजा को याद आई अपने एक चरण भाट की। वैसे तो चरण की हैसियत राजा की नज़र में एक चपरासी से भी गई बीती होती है। राजा को पता होता है कि ये चंद कौड़ी की खातिर उसकी इमेज बनाने के लिए झूठे किस्से, कहानी, कविताएं गढ़ते हैं और गढ़ना का काम करते हैं। लेकिन इस चरण का राजा की नज़र में ख़ास ओहदा था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये राजा का मुंह लगा था। ये चरण राजा की महानता के झूठे किस्से प्रजा के बीच फैलाता था, क्योंकि वह उसका पेशा था, लेकिन था बड़ा बुद्धिमान। वक्त ज़रूरत राजा को मशवरा देने में भी ज़रा नहीं झिझकता था। कोई रास्ता न देख राजा ने इस चरण को बुलाकर माजरा समझाते हुए पूछा, तू तो मेरे गीत गाते हुए गली गली घूमता है, तुझे तो प्रजा की तासीर पता होगी, तेरे पास इस मुसीबत से निपटने का कोई इलाज तो हो, तेरे पास अगर कोई इलाज हो तो जल्दी बोलना शुरू कर दे। अब राजा की बेचैनी देखकर चरण ने बोलना शुरू करा, महाराज गुस्ताखी माफ, मामला बहुत गंभीर है, इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी इस सलाह में ही आपका हित और इस मुसीबत से पिंड छुड़ाने का उपाय छुपा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए। कुछ सख्त दिखने वाले कदम, कुछ लीपापोती, कुछ चालाकी, कुछ धूर्तता की मजबूत झाड़ू बनानी होगी, तभी इस फैले रायते को समेटा जा सकता है। सम्राट, प्रजा समझ चुकी है कि राज्यबंदी के अलावा इस महामारी को रोकने का आपके पास कोई दूसरा फार्मूला नहीं। प्रजा आपसे कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख रही है, इसलिए आपको अपने महल में बैठकर लुभावनी घोषणाओं वाला कार्यक्रम बिल्कुल सही है, इसे जारी रखिए। बस इस कार्यक्रम को थोड़ा अपग्रेड कीजिए। कुछ कुछ दिन के अंतराल पर राज्य के अलग अलग नगरों में भ्रमण कीजिए। जहाँ कुछ गतिविधियों को छूट दी है वहाँ रोक लगा दीजिए, और जहाँ रोक लगी है वहाँ से रोक हटा लीजिए। इसके दो फायदे होंगे। प्रजा को लगेगा कि उनका राजा उनके बीच में ही है और उनके लिए नीति निर्धारण कर रहा है। दूसरा, आप भी महल में कब तक फंसे रहेंगे। इस बहाने कुछ यात्रा हो जाएगी तो आपका मन भी बहलता रहेगा और मन भी बहल जाएगा। ये उपाय आपकी बिगड़ी हुई छवि को कुछ हद तक ठीक करेगा। हे सम्राट, अब अगला चरण आता है, राज्य में अपने प्रतिनिधियों की कारगुजारियों से फैले रायते को समेटने का। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आरोपित प्रतिनिधियों को दो वर्गों में बांट दीजिए। पहले वर्ग में रखिए उन चिरकुट प्रतिनिधियों को जिन्होंने अपनी टुच्ची हरकतों से खुद को और दरबार को उलझा दिया है, जैसे मुफ्त किराने, मुफ्त का दूध, मुफ्त का घी और उद्योगों से वसूली करने वाले। इनमें कुछ महाटुच्चे भी हैं जिन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर सब्जी फल बेचने वालों को लूट लिया और लूट के माल की बंदरबाट कर ली। इनके कुकर्मों से लगे दाग धोने के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिन पर सिर्फ आरोप लगे हैं लेकिन सिद्ध नहीं हुए, यह इतनी सफाई से किए हैं कि सिद्ध हो भी नहीं सकते। उन्हें निर्दोष और तंत्र का महत्वपूर्ण अंग मानकर भूल जाइए।
और जो सीधे सीधे फंस गए हैं उनका एक ही उपाय है, गुस्से के भाव वाला चेहरा बनाकर जनता के बीच में उन्हें निलंबित करने का आदेश दे दीजिए, लगे हाथ कार्रवाई करने का आदेश भी दे दीजिए। जनता के मन में आपके प्रति वापस संवेदनशील होने का भाव जागना शुरू हो जाएगा। अब सवाल दूसरे वर्ग का, जिसमें बड़े खिलाड़ी आते हैं। तो हे सम्राट, वो बड़े इसलिए ही हैं कि उनकी सोच भी बड़ी है। वो घी, किराने, मिर्ची, धनिया या आम संतरे में नहीं उलझते। वो तो जीवन रक्षक दवा, इलाज और अति आवश्यक मांग वाली वस्तुओं को सामाजिक आर्थिक आधार पर प्रबंध करते हैं। इसलिए प्रजा इसे कालाबाजारी का नाम देती है। इन प्रतिनिधियों को फंसने का सवाल ही नहीं उठता। ये सारे काम अपने गैर सरकारी निजी कर्मचारियों और दलालों के माध्यम से करते हैं। जब राज्य के संतरी इन कर्मचारियों को पकड़ भी लेते हैं तो ये स्वामी भक्त अपने मालिक का नाम कभी नहीं बताते, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें वापस बचाकर वही बाहर लाएंगे। तो हे सम्राट, इन बुद्धि उपासक प्रतिनिधियों को करने दीजिए जो ये कर रहे हैं। इनको अगर रोका टोका गया तो हमारे राज्य कोष वृद्धि पर भी असर पड़ेगा। इसका असर पड़ जाएगा राज्य कोष की वृद्धि पर भी, जिसमें ये सहभागिता निभाते आ रहे हैं। और अगर प्रजा को खुश करने के लिए इन पर कार्रवाई की कोशिश भी की तो ये अपने खींचे में छुपी पुड़िया खोलकर आपके राज भी खोल देंगे, जो फिलहाल और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चरण ने जैसे ही लंबी गहरी सांस छोड़ी, वैसे ही राजा ने मौका देखकर सवाल दाग दिया। हे चरण, एक बात पर और प्रकाश डालो कि इस आपाधापी के दौर में कालाबाजारी जमकर अपनी जेब सेक रहे हैं। वो हैं तो आम प्रजा के भेष में, मगर किसी न किसी रूप में हमसे या हमारे प्रतिनिधि से जुड़े हुए हैं। प्रजा उन पर लगाम न लगा पाने के कारण हमसे नाराज है। तो अब तुम ही मार्गदर्शन करो कि प्रजा के बीच फैले गुस्से को कैसे रोका जाए। हे सम्राट, अब मैं अपनी बात एक युक्ति बताते हुए समाप्त करता हूं। यह युक्ति हर युग में सत्ता के लिए संजीवनी है। हमें गांव-गांव, नगर-नगर घूमने वाली चरणों की कई टोलियां तैयार करना है। चारण प्रजा के बीच जाकर घुल मिल जाएंगे और इस बात को मजबूती से फैलाएंगे कि इस महामारी और अव्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही जिम्मेदार हैं। हे सम्राट, अब काला बाजारियों को हमें अपने पाले से निकालकर प्रजा के पाले में डालना होगा। वो टोलियां प्रजा के बीच आम नागरिक बनकर ही बताएंगी कि सब्जी, किराना, दवा, इलाज सहित पूरी काला बाजारी करने वाला आम आदमी ही था, अपने बीच का ही था, हम ही थे। कोई राजा या उसका प्रतिनिधि नहीं था। वो हम ही थे जिन्होंने आपदा के दौर में सिर्फ कालाबाजारी ही नहीं की, बल्कि राज्यबंदी को तोड़ते हुए महामारी को भी फैला दिया। बस कुछ दिन ही हमारी चरणों की टोली को इस बात को फैलाना है। बाद में प्रजा खुद ही इस बात को फैलाने में लग जाएगी और आप एक दिन देखेंगे कि हमारा फैलाया हुआ रायता खुद प्रजा साफ कर चुकी होगी। तब तक वक्त के साथ महामारी भी खत्म हो चुकी होगी और प्रजा सब कुछ भूलकर आपकी जय जयकार में लग चुकी होगी। हे सम्राट, आम प्रजा की एक सबसे बड़ी कमजोरी या कहें खासियत यह होती है कि जब वो खुद पर अत्याचार करने वाले सशक्त अत्याचारी का मुकाबला नहीं कर पाती तो खुद को संतावना देने के लिए खुद को ही घटनाक्रम में संलग्न होने का दोषी मान लेती है। यही अपराध बोध उसकी शांत रहने की प्रवृत्ति को तुष्ट करता है। तो ये वो कहानी थी जो सचिन शर्मा ने लिखी है और सरकार को आईना दिखाया है। तो दोस्तों, पत्रकार मित्र सचिन शर्मा की इस कहानी का सार तो आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे। तो आप भी अपराध बोध से ग्रसित होकर इस महामारी के खत्म होने का इंतजार कीजिए।
जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।